सितंबर 1973 रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक इसराइली जहाज़ पैसेंजर्स को ऑनबोर्ड करने के बाद उड़ने की तैयारी कर रहा होता है। इस एयरपोर्ट की दूसरी तरफ 3 शख्स जिनका ताल्लुक मिस्र से था, वो भी जहाज़ को उड़ाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन रॉकेट लॉन्चर के साथ। तीसरा शख्स जो इनको रोम जैसे कैपिटल में असलहे के इंतजाम करके देता है, वो वापस जाता है और इसराइली एम्बेसी में इस हमले के बारे में सब कुछ बता देता है। इसराइल बाकी 2 लोगों को अरेस्ट करवा के इस हमले को रुकवा देता है। तीसरा शख्स जो इसराइल को इस हमले के बारे में सब कुछ बताता है, उसको इसराइल की तरफ से द एंजल का टाइटल दे दिया जाता है, यानी इसराइलियों की जान बचाने वाला फरिश्ता। तो आखिर ये तीसरा शख्स था कौन? ये तीसरा शख्स था डॉक्टर अशरफ मरवान। अशरफ मरवान था लंदन का एक अरबपति बिजनेसमैन, मिस्र के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर का दामाद और एक जासूस। मिस्र के प्रेसिडेंट का दामाद जासूसी कर रहा था इसराइल के लिए, यानी वो मिस्र के सारे राज इसराइल को बताता और उसके बदले इसराइल से रकम वसूल करता। तो खैर, कहानी की शुरुआत होती है 1965 में। अशरफ की मुलाकात कायरो के एक स्पोर्ट्स क्लब में प्रेसिडेंट की बेटी मोना नासिर से होती है। अगले ही साल उसकी प्रेसिडेंट की बेटी से शादी हो जाती है, जिसके बाद अशरफ मरवान की किस्मत बदल जाती है और उसके लिए प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं। वो प्रेसिडेंट हाउस में गमाल अब्दुल नासिर के अंडर काम करना शुरू कर देता है। प्रेसिडेंट हाउस में उसका काम था हाई लेवल प्रेसिडेंशियल, डिफेंस, डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस की मीटिंग्स को अरेंज करवाना, जिसकी वजह से अशरफ मरवान को इजिप्ट की टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस और मिलिट्री एंगेजमेंट्स तक रसाई मिल जाती है। इस दौरान अशरफ मरवान के मिस्र के अलावा भी दूसरे अरब कंट्रीज के हाई ऑफिशियल्स के साथ राब्ते कायम हो जाते हैं। 1970 में अशरफ मरवान प्रेसिडेंट हाउस छोड़ता है और अपनी मास्टर की स्टडी के लिए लंदन चला जाता है। लंदन में अशरफ मरवान कैसीनोस में यानी गैम्बलिंग क्लब्स में जाना शुरू कर देता है, जहां पे उसको जुए की आदत पड़ जाती है। कैसीनोस में अशरफ मरवान की तकरीबन सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और अब अशरफ मरवान को ज़रूरत होती है पैसों की, जिस वजह से वो एक ऐसा काम करता है जो कि अभी तक एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है। 1969 अशरफ मरवान लंदन के एक टेलीफोन बूथ में जाके इसराइली एम्बेसी में फ़ोन करता है। जब उसकी बात लंदन में मौजूद इसराइली एम्बेसडर से होती है, तो उसको अपना नाम और अपना मिस्र वाला ओहदा बताने के बाद इसराइल के लिए जासूसी की पेशकश करता है, जिस पर उसे इसराइली एम्बेसडर ये कह के फ़ोन बंद कर देता है कि हम इस बारे में सोचेंगे। तो खैर, कुछ दिनों बाद अशरफ मरवान को इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद की तरफ से रब्ता किया जाता है और उसकी मुसाद के एक एजेंट के साथ मीटिंग की डेट और टाइम डिसाइड कर लिया जाता है। इसराइल के लिए अशरफ मरवान पे यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इसराइल की तारीख में आज तक किसी ऐसे शख्स ने मुसाद के लिए जासूसी नहीं की थी जो अरब हो और मुसलमान हो। सिर्फ एक वो अरब मुस्लिम था, मुसाब हसन यूसुफ, जिसने मुसाद के लिए जासूसी की थी, लेकिन वो भी बाद में क्रिश्चियन हो गया था। और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स पे यकीन करना इसराइल के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था जो इसराइल के दुश्मन मुल्क इजिप्ट के प्रेसिडेंट का दामाद हो। तो खैर, फिर इसराइल अशरफ मरवान के साथ एक डील करता है कि वो हर दुरुस्त साबित होने वाली इंटेलिजेंस के बदले अशरफ मरवान को $10,000 देगा, जो कि आज के तकरीबन $1,00,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। 1970 में अशरफ मरवान का ससुर प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बाद अशरफ मरवान उसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट अनवर सादात के अंडर काम करना शुरू कर देता है। जहां वो पहले प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर के अंडर सिर्फ असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था, अब वो प्रेसिडेंट सादात के अंडर उसके असिस्टेंट के अलावा उसके इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर भी काम करना शुरू कर देता है। अब अशरफ मरवान को इजिप्ट की इंतहाई खुफिया इंटेलिजेंस तक रसाई मिल जाती है। 1973 में लिबियन एयरलाइन का एक जहाज तकरीबन 110 मुसाफिरों के साथ इसराइल के ऊपर से होता हुआ लीबिया की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही ये जहाज इसराइल की हदूद में दाखिल होता है, इसराइल के 2 फैंटम फाइटर जेट्स इसको शूट करके गिरा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इसराइल गजा में एम्बुलेंसेज और मासूम फ़लस्तीनियों के कैंप्स पर बगैर किसी वजह के हमला कर देता है। जहाज में मौजूद 110 मुसाफिरों में से सिर्फ 3 जिंदा बच पाते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। 1973 में इंटरनेशनल एविएशन लॉ के मुताबिक कोई भी मुल्क किसी और मुल्क के पैसेंजर एयरप्लेन पर किसी भी वजह से हमला नहीं कर सकता था, चाहे वो उसकी एयरपेस की खिलाफ वर्जी क्यों न कर रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल ने 110 मुसाफिरों की जानें ले ली और लीबिया से सिर्फ एक माफ़ी मांग ली और कुछ नहीं। इस वजह से लीबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी मिस्र की खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर इसराइल से बदला लेने का इरादा करते हैं। इस वजह से फरवरी 1973 में लीबिया के 2 खुफिया एजेंट और इजिप्ट का एक एजेंट, जिसमें अशरफ मरवान भी शामिल होता है, मिलकर एक इसराइली जहाज पर हमले का इरादा करते हैं। ये इसराइली जहाज रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तल अवीव की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही बाकी 2 एजेंट इस जहाज पर हमला करने लगते हैं, अशरफ मरवान फौरन से इसकी मालूमात इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद को दे देता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद इस हमले को रुकवा देती है और इस तरह से अशरफ मरवान मुसाद का एक बाएतमाद एजेंट बन जाता है। अशरफ मरवान एक तरफ मिस्र की खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ इसराइल की मुसाद के लिए भी काम कर रहा होता है। यानी अशरफ मरवान एक ही वक्त में
डबल एजेंट्स का रोल प्ले कर रहा होता है। 1967 में होने वाली अरब इसराइल जंग में इसराइल इजिप्ट और शाम के एक बड़े हिस्से साइनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लेता है। इसराइल रात की तारीकी में मिस्र पर हमला करता है और उसके तकरीबन 90% एयरफोर्स को उड़ने से पहले ही जमीन पर ढेर कर देता है, जिसके बाद मिस्र जंग लड़ने के लिए सिर्फ टैंकों और तोपों पर मुनहसर हो जाता है। तो आखिर एक मुल्क सिर्फ टैंकों और तोपों के साथ कितनी ही देर तक लड़ सकता था, इसलिए मिस्र ये जंग हार जाता है और मिस्र के एक बड़े हिस्से साइनाई पेनिनसुला और दूसरी तरफ शाम के गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्जा हो जाता है। अगले 6 साल तक इसराइल मिस्र और शाम के इन इलाकों पर काबिज रहता है। ये 6 साल मिस्र अपनी एयर फोर्स और अपनी जमीनी फौज को मजबूत करने में गुजारता है और 1973 में मिस्र अपने खोए हुए इलाके इसराइल से वापस लेने के लिए सीरिया के साथ मिलकर इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक की तैयारी करता है। चूंकि मिस्र की तकरीबन 90% एयरफोर्स 1967 की अरब इसराइल जंग में तबाह हो जाती है, इसलिए मिस्र के प्रेसिडेंट अनवर सदात इसराइल के मॉडर्न फाइटर जेट्स जैसे फैंटम और मिराज का मुकाबला करने के लिए सोवियत यूनियन से MiG-21 की डील करते हैं। इस तरह से मिस्र के पास तकरीबन 200 MiG-21 तैयारे आ जाते हैं, जो वो इसराइली फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए 1973 की जंग में यूज करता है। तो आखिरकार 6 अक्टूबर 1973 के दिन इसराइल और सीरिया मिलकर इसराइल पर हमले का प्लान करते हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले अशरफ मरवान मोसाद के चीफ जामिर को लंदन में फोन करता है और उसे बताता है कि अगले दिन मिस्र और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। मोसाद चीफ पहले तो अशरफ मरवान की बात पे यकीन नहीं करता कि कहीं ये इसराइल के खिलाफ ही एक ट्रैप ना हो, लेकिन फिर वो अशरफ मरवान की उस इंटेलिजेंस को देखते हुए जो कि उसने इसराइली प्लेन तबाह करते वक्त दी थी और दुरुस्त साबित हुई थी, इसराइल अपनी फौजें शाम और मिस्र के बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अशरफ की दी हुई इंटेलिजेंस दुरुस्त साबित होती है और अगले ही दिन इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला की तरफ से और सीरिया गोलान हाइट की तरफ से इसराइल पर हमला कर देते हैं। इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला का कुछ हिस्सा वापस लेने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा पेनिनसुला पर इसराइल का ही कब्जा रहता है, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात बाद में फिर डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशन के जरिए इसराइल से वापस लेते हैं। दूसरी तरफ अशरफ मरवान इस जंग के बाद इसराइली मोसाद के लिए एक हीरो बन जाता है। अगरचे उसने बहुत देर से इसराइल को इस जंग की इंटेलिजेंस दी, लेकिन फिर भी इस इंटेलिजेंस ने इसराइल को अपने हथियार बॉर्डर तक पहुंचाने में काफी मदद की, जिसके बाद फिर इसराइल इस जंग में भी इजिप्ट को हरा देता है। इसराइल इस जंग के बाद अशरफ मरवान को दी एंजल का कोड वर्ड दे देता है, यानी इसराइलियों की जान बचाने वाला फरिश्ता, जिसके बाद अशरफ मरवान फिर कई साल बाद तक भी इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता रहता है। दूसरी तरफ वो मिस्र का भी एक बाएतमाद एजेंट होता है, लेकिन असल हकीकत क्या है, अशरफ मरवान इसराइल के लिए काम करता था या मिस्र के लिए, ये अभी तक भी किसी को नहीं पता। 1973 की इस जंग के बाद भी अशरफ मरवान प्रेसिडेंट अनवर सदात के अंडर उसके एडवाइजरी के तौर पे काम करता रहता है, जबकि दूसरी तरफ वो इसराइल को भी मिस्र की खुफिया इंटेलिजेंस पास करता रहता है। तो खैर 1976 में जब मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं और मिस्र अपने तमाम खोए हुए इलाके इसराइल से वापस ले लेता है, तो अशरफ मरवान प्रेसिडेंट हाउस को छोड़ता है और लंदन शिफ्ट हो जाता है। जब अशरफ मरवान प्रेसिडेंट हाउस में अनवर सदात और गुमाल अब्दुल नासिर के अंडर काम कर रहा होता है, तो उसके मुख्तलिफ अरब मुल्कों के लीडर के साथ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। वो अपने उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अरब लीडर को यूरोपियन कंट्रीज का असला बेचता है और उसके बदले में यूरोपियन कंट्री से कमीशन वसूल करता है। अशरफ मरवान मुस्तकिल तौर पर आर्म्स डीलिंग का कारोबार करने लगता है, यहाँ तक कि वो इस कारोबार से इतने पैसे कमा लेता है कि कुछ ही सालों में अरबपति बन जाता है। 27 जून 2007 को लंदन कार्ल्टन हाउस टेरेस की बालकनी से एक शख्स छलांग लगा के अपनी जान दे देता है। ये शख्स था डॉक्टर अशरफ मरवान। अशरफ मरवान लंदन के अपने लग्जरी कार्ल्टन हाउस टेरेस की बालकनी से गिरता है या गिराया जाता है। पुलिस को अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका, लेकिन अशरफ मरवान की बीवी यानी गुमाल अब्दुल नासिर की बेटी का कहना है कि अशरफ मरवान अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था और उसे ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं था जिससे वो अपनी जान लेता। और जिस वक्त अशरफ बालकनी से गिरता है उसकी उम्र तकरीबन 63 साल होती है और वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि उसे चलने के लिए भी स्टिक की ज़रूरत होती है, जिससे जाहिर होता है कि वो कार्ल्टन हाउस टेरेस की ऊंची दीवारों वाली बालकनी से अकेला छलांग नहीं लगा सकता था, यानी उसे बालकनी से गिराने वाला शख्स असल में कोई और था। अब ये शख्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का था या मिस्र की खुफिया एजेंसी का था, पुलिस को तफ्तीश में अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका।